नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रिंस मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी भोलू को नाबालिग मानकर चलेगा केस। कुलदीप बिश्नोई राष्ट्रपति चुनाव के बाद देंगे विधायक पद से इस्तीफा। पिता पुत्र एक साथ करेंगे बीजेपी ज्वाइन। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने हरियाणा कांग्रेस के विधायकों से मांगा वोट। यशवंत सिन्हा ने कहा, आज देश में डर और भय का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बहुचर्चित 2017 में नाबालिग छात्र के हत्याकांड मामले में आरोपी छात्र पर नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हत्या की वारदात के समय आरोपी की उम्र 16.5 साल थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की गई थी कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलना चाहिए। गौरतलब है कि 8 सितंबर 2017 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने एक बस चालक को आरोपी बनाकर पेश किया था, लेकिन जांच जब सीबीआई को दी गई तो मामला पूरा बदल गया और निजी स्कूल का एक 16 वर्षीय छात्र ही इस मामले में आरोपी निकला। इसके बाद से आरोपी छात्र नाबालिग होने के चलते ऑब्जर्वेशन रूम में बंद है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बागी सुर दिखाने वाले कुलदीप बिश्नोई इसी महीने भाजपा ज्वाइन करेंगे और उनके छोटे बेटे भव्य बिश्नोई भी भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल का परिवार इसी माह भाजपाई भी हो जाएगा और सूत्रों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई 18 जुलाई के बाद किसी भी समय विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। भाजपा हाईकमान कुलदीप बिश्नोई को पार्टी में एंट्री के लिए समय बताएगा और इसके बाद वे भाजपा में शामिल होंगे। बिश्नोई राष्ट्रीय चुनाव में भी अपनी अंतरात्मा से मतदान करेंगे। बता दें कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में चौधरी भजन लाल का परिवार चौथी बार उतरेगा। इससे पहले वर्ष 1998, वर्ष 2008 और वर्ष 2011 में उपचुनाव में भजन लाल परिवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। अब यह चौथी बार होगा जब परिवार का कोई सदस्य यहां से उपचुनाव लड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि भव्य बिश्नोई यहां से चुनाव लड़ेंगे। देश में कल 14 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कावड़ियों व आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर हरियाणा पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। वहीं इस बार उत्तराखंड पुलिस ने कावड़ियों को रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक जारी किया है, जिस पर रजिस्टर करने के बाद कावड़िया हरिद्वार जा पाएंगे। करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कावड़ यात्रा को लेकर जिला पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन रूट से कावड़िया यात्रा तय करेंगे वहां पर पुलिस के जवानों की तैनाती रहेगी। यदि कोई दुर्घटना होती है तो कावड़ियों के लिए मेडिकल सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि कावड़ यात्रा अच्छे उद्देश्य के लिए की जाती है। यात्रा दौरान किसी प्रकार का नशा करना, हथियार लेकर चलना, हुड़दंगबाजी करना गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, इस संबंध में जिला पुलिस ने जितने भी जो रूट्स हैं जो कावड़ियों के द्वारा संभावित रूप से यूज किए जाएंगे, वहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस डिप्लॉयमेंट रहेगा। खास तौर पे किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना यदि बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी यदि हो भी जाती है तो उस टाइम कैसे रेस्पॉन्ड करना है, मेडिकल की सुविधाएं इत्यादि का भी हम ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही जो आज मेरठ जिला और जो शामली डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी हमारा टाई अप है। वहाँ के साथ भी हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी जिसमें कुछ डायरेक्शंस उन्होंने दिए थे। और साथ ही बाकी जो भी हिदायतें उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आ रही है वो भी हम सर्कुलेट करवा रहे हैं। काफ़ी लोग नशा करते हैं इस यात्रा में। देखिए, मेरी सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जो एक कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं तो वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए की जाती है। इसमें किसी प्रकार का नशा करना या हुड़दंगबाजी करना या हथियार लेके चलना या सड़क पे किसी प्रकार का हुड़दंगबाजी करना ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। इस करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितने भी करनाल जिले से या आसपास के जिले से जाएंगे वो कावड़ यात्रा को बिल्कुल सही ढंग से, सही भावना से करते हुए इस पूरी यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करेंगे। गाइडलाइन वगैरह सर आई हो, जैसे डीजे वगैरह, तो देखिए, काफ़ी सारी जो गाइडलाइंस आई है वो हम समय समय पे अपने एसएचओ के थ्रू संबंधित गाँव में जो भी मेन जो नंबरदार है,
पूर्व सरपंच है, इनके मार्फत गांव वालों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रात को सर जो कावड़िए चलते हैं, यात्रा करते हैं, काफ़ी हादसे होने का खतरा रहता है। देखिए, मैंने जैसे बताया, खासतौर पर सड़क दुर्घटना से किस प्रकार से बचाव हो, इस संबंध में जिला पुलिस काम कर रही है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर जगह एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट हो, और जो भी रोड पे जो बाकी व्हीकल्स भी चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ओवर स्पीडिंग या नशे में गाड़ी चलाना, इस प्रकार की गतिविधियां भी न हो, और उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव रनीला में स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा एससी समाज के शमशान घाट का रास्ता रोकने के दौरान एससी समाज के लोगों को दीवार के ऊपर से अर्थी को ले जाना पड़ा। एससी समाज के लोगों द्वारा दीवार के ऊपर से अर्थी को ले जाने का वीडियो भी वायरल हो गया है। एससी समाज के लोगों ने स्वर्ण समाज पर जानबूझकर दीवार की छिनाई करके रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में दोनों पक्ष प्रशासन के द्वार पर पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप लगाए। बीडीपीओ द्वारा एसडीएम के निर्देश पर मौका मुआयना कर रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच में पटाक्षेप हुआ कि शमशान घाट में जाने के लिए अन्य रास्ते भी हैं। मामला वायरल होने के बाद दोनों पक्षों को प्रशासन द्वारा बुलाकर बात की गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। एसडीएम अनिल यादव को लिखित में मांग पत्र भी सौंपे। करनाल के सेक्टर 12 में सांसद कार्यालय का उद्घाटन मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ और वैदिक विधि से किया गया। अपने कार्यालय के उद्घाटन में खुद सांसद संजय भाटिया व करनाल के सभी भाजपा नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा केवल सत्ता में आने की लालसा से नहीं, अपितु सेवा भाव के उद्देश्य से कार्य करती है। एकात्म मानववाद के प्रेरणा से प्रेरित होकर भाजपा सदैव समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान व सबका साथ सबका विकास पर कार्य करती है। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब सप्ताह में 2 से 3 दिन करनाल में ही अपने कार्यालय में बैठेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। हालांकि अभी तक दिन तय नहीं हो पाया है कि वह किस दिन करनाल में बैठेंगे और उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के नेता को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, जो हर रोज कार्यालय में बैठेंगे और लोगों की शिकायतें लेंगे। का ही कार्यालय है और अपने यहाँ पर हमारे संगठन की दृष्टि से जिलाध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, उन्हीं का ही कार्यालय। आप भी आया करेंगे? मैं भी आएंगे। कोई समय तय हुआ है? कोई समय तय नहीं किया, जैसे अभी पार्लियामेंट के बाद वर्किंग डेज के अंदर मैं आएगा। हरियाणा के कई विधायकों को जो है धमकी मिल रही है, तो हाँ, वो उसके लिए मैंने भी पढ़ा है मीडिया के माध्यम से, उनकी जांच, वो एक जांच स्पेशल SIT गठित होगी है। सरकार उस मामले में गंभीर है, धमकी नहीं आनी चाहिए, गलत है, और जिन्होंने धमकी दी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। विधानसभा के लिए जमीन वो उसके लिए बधाई है, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये खुशी का समय है, बुराई नहीं करना चाहता। पहले लोग चंडीगढ़ पे अपना हक जताते रहे, बात करते रहे, पानी की बात करते रहे, लेकिन गंभीरता से किसी ने विचार नहीं करा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, उन्होंने बोला कम लेकिन करके सबसे ज़्यादा दिखाया, और पूरी तरह से प्लीड किया केस को। पहले खाली बयानबाजी होती थी, लेकिन पानी का भी हक मिलेगा, चंडीगढ़ का भी हक मिलेगा, और सारा हक हरियाणा को मिलेगा। और मैं पंजाब बड़ा भाई है हमारा, उनको भी कहना चाहूँगा कि छोटे भाई का हक ना मारो, चाहे उनका पानी पे है, चाहे उनका किसी क्षेत्र पर है, वो हक ना मारे। सर, गैंगवार बढ़ती जा रही है, व्यापारियों को, डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। बिल्कुल आप इस बात की बात कह रहे हैं। इस मामले में सरकार बहुत गंभीर है, और इसके अंदर बड़े कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इंटरनल मीटिंग जो इंटरनल सिक्योरिटीज की हैं, वो रेगुलर जानकारी में आ रहा है। मैं उस मीटिंग में नहीं रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री रेगुलर इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी भी। कोई प्रतिनिधि आपका ऑफिस में बैठेगा यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बैठेंगे। मैं दिलीप जी हैं, वो बैठेंगे और पूरी व्यवस्था को देखेंगे। बाकी मैंने आपको बताया, जिस तरह ये कार्यकर्ताओं का ही ऑफिस है, कोई ना कोई यहाँ रहेगा कार्यालय के अंदर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने सिन्हा को आश्वासन दिया कि हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों का वोट उन्हें ही डाला जाएगा। यशवंत सिन्हा ने सभी विधायकों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान यशवंत सिन्हा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मीडिया के मुखातिब भी हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि भले ही इन चुनावों में जनता की सीधी भागीदारी नहीं है, लेकिन प्रयास यही है कि उनके संघर्ष का संदेश जनता तक पहुंचे। ये एक आम चुनाव की तरह नहीं है जिसमें जनता की भागीदारी होती है, तो इसीलिए उन लोगों से तो मिल ही रहा हूँ, लेकिन इस संघर्ष का संदेश जनता तक भी जाए, इसके लिए भी प्रयास करना। और क्यों आवश्यक है?
इसलिए आवश्यक है कि पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है। समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे। 60 years is not a small period of time। 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देखा। आज महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे बोधि ट्री के नीचे बैठे, अचानक उनको ज्ञान आया 2.5 साल के बाद की सरकार को गिरा दो और वो इसमें लग गए? नहीं, इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है और आज तो उसका बहुत खुलासा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जब दबाव बना रहे हैं कि आप जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, तो खेल साफ है। गोवा में तो इनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पर क्यों लगे हुए थे? इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं आज जहां हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कहीं भी सत्तानशीन हो। सामाजिकता न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अम्बाला प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ 3 दिवसीय जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। इसमें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को नशे के खिलाफ न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि साथ में नशा विरोधी शपथ भी दिलाई जा रही है। इसके साथ बच्चों को पौधारोपण के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है और इस साल प्रशासन द्वारा स्कूलों में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस अभियान के तहत अरिहंत फाउंडेशन द्वारा स्कूलों को जड़ी बूटियों में फलदार पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक प्लांटेशन ड्राइव है और साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान है, दोनों का कोलैबोरेशन किया गया है। इसमें अम्बाला सिटी के जितने भी स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी, मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स, टोटल करीब 200 से 250 के बीच में हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स। तो हमारा टारगेट ये है कि हम 1 लाख पेड़ इन स्कूल्स में लगवा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लोगों में प्लांट लगाने के बाद उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है, तो बच्चों से उनकी नेम प्लेट के साथ लगवा रहे हैं। जो जिन्होंने पिछले सेशन में क्लास टॉप किया या जो बेस्ट फैकल्टी हैं उनके नेम प्लेट लगवाए जा रहे हैं प्लांट के साथ, ताकि उनको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हो, ताकि वो उसकी एक मेंटेनेंस रखें और एक उनका स्कूल में हमेशा उनका नाम बना रहे, ताकि आगे आने वाले बच्चों की मोटिवेशन रहे। एट द सेम टाइम नशा मुक्त में हर एक स्कूल के प्रोग्राम में मोटिवेशन स्पीकर जा रहा है, उनको यूट्यूब के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं रिगार्डिंग ड्रग डी एडिक्शन, उनको बेनिफिट्स एंड जो क्या क्या नुकसान हैं, आप जो भी ड्रग्स लेते हो उसके, चाहे भले वो इकोनॉमिकल लॉस हो या सोशल प्रेस्टीज हो गई या इंजूरीज टू हेल्थ हो गया। और बच्चों को एक शपथ दिलाई जा रही है कि ना केवल खुद अपनी फैमिली में भी अगर कोई भी पेरेंट्स है या कोई भी रिलेटिव है जो ड्रग के रिगार्डिंग ज़्यादा एडिक्टेड हो गया, उसको उनसे छुड़वाने की कोशिश करवाई जा रही है। इसमें 11 तारीख को कल सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कवर किए गए थे और सेकेंडरी स्कूल्स, 12 तारीख को आज मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स कवर किए गए हैं, 13 को जो रिमेनिंग प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कवर किए जाएंगे। इसके बाद हम गाँवों में भी जो व्यायामशाला हैं और क्रीड़ा के लिए स्टेडियम हैं या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे चारों साइड बाउंड्री है,
वहाँ पे पूरे ज़िले में करीब 9 लाख पेड़ लगाने की हमने टारगेट रखा है इस वन मौसम में और इस बारिश सीजन में। पंचकुला का सेक्टर 12 स्थित राजकीय समेकित मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे प्रदेश में रोल मॉडल बनकर उभरा हुआ है। स्कूल में लगभग 2400 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल में पहली, छठी, 9वीं व 11वीं कक्षाओं में दाखिले के लिए विद्यार्थी व अभिभावक पंजीकरण करवाने आते हैं, तो इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए सब में होड़ सी लगी रहती है। दाखिले ड्रॉ ऑफ लोटस के माध्यम से करवाए जाते हैं। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि सरकार की सुपर 100 योजना का भी विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। जेईई, नीट व राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी की तैयारियों के लिए ये योजना काफी सफल है। इन परीक्षाओं की कोचिंग के लिए जहां 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं, वहां सुपर 100 में हॉस्टल के साथ निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस बार भी स्कूल के 8 विद्यार्थी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। 11वीं 12वीं के स्कूल में कला, वाणिज्य, मेडिकल, नॉन मेडिकल चारों स्ट्रीम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियम अनुसार इनमें से 240 सीटों पर ही दाखिला हो पाता है। टीचिंग स्टाफ भी काफी मेहनती है। वे स्वयं भी स्कूल का निरीक्षण करते हैं और कक्षाएं लेते हैं। रोहतक में हुई जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंबाला के 2 बच्चों ने गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अंबाला का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद बच्चे काफी खुश नजर आए। अंबाला डीएसओ राम निवास व बच्चों के कोच ने उनकी जीत पर बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस खुशी के मौके पर डीएसओ, कोच और बच्चों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। मैं जिला खेल अधिकारी अंबाला राम निवास। हमारी हाल ही में रोहतक जूनियर टूर्नामेंट हुई स्टेट लेवल की, उसमें हमारे अंबाला के 7 बच्चों ने भाग लिया। 2 बच्चों ने वहां पर पदक पाए। मोहम्मद कादिर का सिल्वर मेडल आया और संजय का ब्रॉन्ज मेडल आया। तो इस प्रकार की जो अचीवमेंट हैं ये और बच्चों को सीखने के लिए, दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। जैसे कि हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री जी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार का प्रयास, हर प्रकार का संभव और अनेक सुविधाएं देते हैं ताकि हरियाणा के बच्चे, अंबाला के बच्चे आगे जाएं और अपने माता पिता का, खेल का, अपने हरियाणा का नाम रोशन करे। नेशनल लेवल टूर्नामेंट हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट हो। इन बच्चों को मेडल के साथ मैं बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि ये आगे बढ़ के हरियाणा का नाम और ऊपर तक ले जाएं। धन्यवाद। देखिए, हरियाणा सरकार खेल के मामले में सारे देश में सबसे आगे है। जैसे हमने यहाँ पर ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, जिम्नास्टिक हॉल है, फुटबॉल का बहुत इंटरनेशनल ग्राउंड है। ये सारे हमारे मंत्री जी की देन है और ये सारी सुविधा होने के बाद बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे हैं। और पिछले दिनों हमारी वुशु की टूर्नामेंट हुई तो उसमें भी 11 मेडल आए थे बच्चों को। उसमें हमारे एमपी साहब और विधायक जी भी आए थे, उन बच्चों को वितरण दे करके गए थे सम्मान। और इस प्रकार इन बच्चों ने आज मेडल लेके आए हैं। ये सारा सिलसिले खेल विभाग को जाता है, मंत्री जी को जाता है, मुख्यमंत्री जी को जाता है और हरियाणा की पॉलिसी को जाता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।